हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम बात करेंगे इंग्लिश का मेन जो बेस है टेंस। बहुत से स्टूडेंट्स आज तक कंफ्यूज हैं, आज तक क्लियरली समझ ही नहीं पाए हैं कि टेंस आखिर होता क्या है। सो द डेफिनेशन ऑफ टेंस, you can see here tense denotes the time of any action। जो टेंस होता है वो किसी भी एक्शन के, किसी भी कार्य के होने के समय को व्यक्त करता है, टाइम को बताता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास स्टूडेंट्स दो वर्ड्स हैं, टाइम एंड वर्क। टाइम और वर्क दोनों का इसमें कॉम्बिनेशन है और जो किसी भी कार्य के होने को, समय को व्यक्त करता है उसे हम टेंस कहते हैं। अब देखिए एक डेफिनेशन यहां से भी हम देखते हैं कि एक्चुअल में टेंस क्या होता है और हम सिंपली उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं आपके लिए। फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है राम प्लेज क्रिकेट। सेकंड सेंटेंस में मैंने लिखा है राम प्लेड क्रिकेट और थर्ड में राम हैज प्लेड क्रिकेट। फर्स्ट सेंटेंस में एज यू ऑल नो राम हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा एक्शन वर्ब है और क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो हमारा सेंटेंस हमने लिखा है ये हमारा लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सेकंड सेंटेंस में आप देख रहे हो मैंने वर्ब को चेंज किया है ना, V1 से मैंने इसको चेंज किया V2 में और V2 होते ही ये शो करता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। थर्ड सेंटेंस में सेम लाइक मैंने यहां पर लिख दिया राम हैज प्लेड क्रिकेट और जो ही मैंने यहां वर्ब को चेंज किया है तो हमारा टेंस भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है और ये यहां शो करता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो स्टूडेंट्स मैंने केवल आप देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस में वर्ब को चेंज किया है और जो ही हमारी वर्ब चेंज होती है यू कैन सी ऑटोमेटिकली हमारे टेंस चेंज हो रहे हैं। देखिए यहां पर यदि हम सब्जेक्ट को चेंज करते हैं एंड इफ आई रिप्लेस राम विद अनिल, यदि मैं राम के स्थान पर अनिल वर्ड यूज कर देता हूं देन हमारे टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। यदि हम ऑब्जेक्ट को भी चेंज कर दें और क्रिकेट के स्थान पर हमने यहां हॉकी वर्ड यूज किया तो अभी भी हमारे टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं रहा, सेम टेंस रहा, अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो स्टूडेंट्स सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किसी भी टेंस पे इफेक्ट नहीं करते हैं, जब भी इफेक्ट होता है मेन वर्ब का होता है। एंड एज वी चेंज द वर्ब ऑफ एनी सेंटेंस देन ऑटोमेटिकली टेंस इज चेंज। स्टूडेंट्स यहां से एक बात सामने निकल कर आती है कि जब भी वर्ब में चेंज होता है हमारा टेंस चेंज हो जाता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट का टेंस पे कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं होता है ना। सो यहां से एक सिंपल डेफिनेशन भी निकल कर सामने आती है। वी कैन से दिस वर्ब इज कॉल्ड टेंस, ना। वर्ब को ही हम टेंस कहते हैं क्योंकि जो ही वर्ब चेंज होती है ऑटोमेटिक हमारा टेंस चेंज होता है। अब यहां बात करते हैं कि वर्ब को ही टेंस कहते हैं, इट मीन्स जो हमारा वर्क है ना, एक्शन होता है वो हमारा वर्ब होता है और वो किस टाइम हुआ उसे ये हमारा टाइम शो करता है। सो डेफिनेशन ये कंप्लीट होती है कि टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन। अब देखिए कोई भी कार्य किस समय होता है, यहां पर 2 पॉइंट्स आते हैं हमारे पास। अब टाइम देखो स्टूडेंट्स कितने प्रकार का हो सकता है ना। जनरल बात कर रहा हूं मैं, टाइम समय कितनी प्रकार का होता है। देखिए एक समय जो अभी चल रहा है जिसको हम हिंदी में वर्तमान काल बोलते हैं उसे हम इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम देखो हमारे पास हुआ वर्तमान काल जिसको आप बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी कि प्रेजेंट टाइम हो गया। दूसरा टाइम होता है जो समय बीत चुका
जैसे मैं बोलता हूं कि मैंने आज से 10 वर्ष पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, है ना। मैं अपनी 10 साल पहले की बात कर रहा हूं, यानी कि जो समय बीत गया है, दैट इज कॉल्ड पास्ट टाइम, और हम उसे हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। जो बीता हुआ समय होता है, द टाइम विच हैज गॉन बैक इज कॉल्ड पास्ट, और इसे इंग्लिश में हम बोलते हैं पास्ट टाइम। तो स्टूडेंट्स देखिए, एक प्रेजेंट टाइम जो रनिंग टाइम होता है, पास्ट टाइम जो गॉन टाइम होता है, एक टाइम और भी होता है जो फ्यूचर में आने वाला है, आगे आएगा। जैसे नेक्स्ट मंथ मेरा पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो जाएगा, अभी हुआ नहीं है, आने वाले समय में होगा। तो जो कमिंग टाइम होता है वो हमारा होता है फ्यूचर टाइम, जिसको हम हिंदी में भविष्यकाल बोलते हैं और इंग्लिश में उसे फ्यूचर टाइम कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स 3 प्रकार का हमारे पास टाइम आया, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब आता है वर्क, कि कोई भी कार्य है ना, सपोज कीजिए क्रिकेट या हॉकी खेलने का ही कार्य है, तो उस कार्य की कंडीशन क्या है ना, कि हम हॉकी खेल चुके हैं, खेल रहे हैं, आगे खेलेंगे, है ना। तो ये टाइम कौन सा होगा वर्क का, यहां पर हम देखते हैं इस वर्क में। तो देखिए, इसका जो भी कार्य कंटिन्यू है, सपोज करो हॉकी खेलने का काम है, यदि मैं कंटिन्यू हॉकी खेल रहा हूं, है ना, तो कंटिन्यूअस टेंस होता है, सी फॉर कंटिन्यूअस। इसका मतलब होता है कोई भी काम कंटिन्यू है, अभी भी जारी है वो काम। नेक्स्ट देखिए, मैं कहा कि मैं हॉकी खेल चुका हूं, यानी कि मैं कंप्लीट कर चुका हूं अपने इस एक्शन को, तो उस कंप्लीटनेस के लिए वर्ड यूज होता है परफेक्ट। देखिए, मैं कहता हूं कि मोहन इस काम में बड़ा परफेक्ट है, यानी कि पूर्ण रूप से जानता है, उसमें कोई कमी बाकी नहीं है। अब परफेक्ट शो करता है कंप्लीशन को, कि कोई भी कार्य पूरा हो चुका है ना, कोई भी कार्य पूर्ण हो जाना परफेक्ट कहलाता है। अब बचता है हमारे पास इंडेफिनिट। तो फ्रेंड्स, एक वर्ड आपने इसका जस्ट अपोजिट सुना होगा, डेफिनिट। डेफिनिट मीन्स होता है निश्चित, और इसका जस्ट अपोजिट होता है इंडेफिनिट, जिसका मीनिंग होता है अनिश्चित। यानी कि इसमें कार्य अनिश्चित होता है, हमें नहीं पता होता कि कार्य चल रहा है, पूरा हो चुका है, कब होगा, क्या होगा। सो इट्स कॉल्ड इंडेफिनिट। और फोर्थ पार्ट इसका जो बनाया गया है अकॉर्डिंग टू ग्रामर, वो है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, इसमें कॉम्बिनेशन है परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का। इट मीन्स परफेक्ट पूर्ण हो चुका, कि कार्य हो भी चुका, और कंटिन्यूअस मीन्स अभी कंटिन्यू भी है, जारी भी है ना। यानी कि इसमें टाइम गिवन होता है कि भाई इस समय से मैंने ये कार्य स्टार्ट किया, कुछ हो चुका है और कुछ अभी बाकी है, कंटिन्यू है। सो इसका नाम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस रखा गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से टेंसेस को इन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू टाइम और वर्क। अब देखिए, इसको हम देखते हैं एक चार्ट के माध्यम से कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि ये कौन सा टेंस है ना, और इसमें हम कैसे क्या यूज करते हैं। अभी इससे पहले आपने यहां देखा कि जो मेन पार्ट होता है, मेन पार्ट जो प्ले करता है टेंसेस में, वो हमारा वर्ब होता है ना, वर्ब होता है, और दूसरा हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है। सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को चेंज करने से कोई इफेक्ट नहीं होता है टेंस पे। यदि हेल्पिंग वर्ब आप लोग चेंज कर देते हो किसी टेंस की, तो आपका टेंस चेंज हो जाता है। यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है, देन डायरेक्टली हम मेन वर्ब को चेंज करते हैं, तो टेंस चेंज होता है। इट मीन्स ये जो हमारा पार्ट है, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, है ना, यही हमारा टेंस होता है। इससे आगे क्या होता है स्टूडेंट्स? इससे आगे सब्जेक्ट होता है और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होता है। सो सारा खेल यहां पर हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब का होता है, और इसी वर्ब को हम टेंस कहते हैं। सो टुडे वी विल स्टडी अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स एंड वर्ब्स।
अब देखिए हेल्पिंग वर्ब हर टेंस की अलग अलग यूज होती है ना, और इनकी हम पहचान कैसे करते हैं ये भी हमें देखना होता है। सपोज कीजिए कहीं पे किसी स्कूल ने डिबेट कंपटीशन रखा, उसमें 3-4 स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, है ना। अब हम अपने स्कूल के बच्चों को कैसे पहचाने, अदर स्कूल के बच्चों को कैसे पहचाने, उनकी कोई तो पहचान होगी, है ना। मे बी कि हमारे स्कूल का ड्रेस अलग है ना, अदर स्कूल के ड्रेस अलग है, तो हम ड्रेस के आधार पर उस क्राउड में, उस भीड़ में अपने बच्चे को हम पहचान सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के द्वारा टेंसेज की अलग से पहचान दी गई है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। देखिए फ्रेंड्स, चार्ट के माध्यम से आज हम ट्राई करेंगे कि टेंसेज को बिल्कुल क्लियर समझें। तो देखिए जैसा हमने आपको अभी बताया कि टेंसेज में जो मेन पार्ट प्ले करते हैं हमारी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब होती हैं। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, जिससे हम उस टेंस की पहचान भी इजीली कर सकें। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस। देखिए प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स हैं, जैसा आपने वर्क के अकॉर्डिंग देखा था, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब इंडेफिनिट, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उस टेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है डू एंड डज। अब स्टूडेंट्स यहाँ कंफ्यूजन होता है कि सर डू कहाँ यूज होता है, डज का यूज कब होता है। सो स्टूडेंट्स, डू इज यूज्ड with I and plural persons, while does is used with singular third person. I mean to say कि यदि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है तो उसके साथ हम डज का प्रयोग करते हैं, और यदि सब्जेक्ट आई या प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब डू का यूज करते हैं। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस की पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर इज यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है, इज का यूज किया जाता है। यदि हमारा सब्जेक्ट आई है, देन आई के साथ एम का यूज करते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज होता है। परफेक्ट टेंस की पहचान होती है कि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज करते हैं, ये भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होता है। हैज का प्रयोग सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ होता है, जबकि हैव का प्रयोग हम आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। सेम लाइक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, है ना, जैसा कि परफेक्ट है इसलिए यहाँ से हैज लिया, और यहाँ इज एम आर की 4th फॉर्म हमने बीन यूज किया, यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैज बीन या हैव बीन विद सिंगुलर थर्ड पर्सन, एंड हैव बीन इज यूज्ड विद आई एंड प्लूरल पर्सन्स। तो स्टूडेंट्स देखिए, आपको किसी भी सेंटेंस में यदि इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब नजर आती है तो इजीली आप वहां आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो कि हमारा टेंस कौन सा सेंटेंस किस टेंस में लिखा हुआ है। सपोज कीजिए मैं यहां लिख देता हूं कि मोहन इज प्लेइंग, और आपसे पूछा स्टूडेंट्स बताइए इन विच टेंस दिस सेंटेंस इज रिटन, कि ये किस टेंस में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपने यहां देखा इज, और यही हमारी पहचान है। जैसे हमने अपने स्कूल के बच्चों को ड्रेस से पहचाना, ऐसे ही हम हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से पहचानेंगे कि टेंस कौन सा है। तो इसका प्रयोग स्टूडेंट्स हमारा यूज हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, सो हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। यदि मैं यहां लिख देता मोहन हैज प्लेड, तो यहां देखिए स्टूडेंट्स हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हैज, और हैज का यूज होता है परफेक्ट में, सो हमारा टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखो प्रेजेंट टेंस का मीनिंग होता है V1। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को ही प्रेजेंट बोलते हैं। जब भी प्रेजेंट की कोई बात होती है वी ऑलवेज यूज V1। अब ये भी आप सभी देख रहे हैं जिन्हें हम हेल्पिंग वर्ब का नाम दे रहे हैं, ये भी सभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, है ना। जैसा आपने पढ़ा होगा डू, इसके सेकंड फॉर्म होता है डिड, थर्ड फॉर्म होता है डन। ऐसे ही इज एम आर का सेकंड फॉर्म होता है वॉज वर, है ना। हैज हैव का सेकंड फॉर्म होता है हैड,
हैज बीन, हैव बीन का सेकंड होता है हैड बीन। तो स्टूडेंट्स ये सभी V1 है। अब पास्ट टेंस की तरफ जब हम एंट्री करते हैं तो पास्ट का मीनिंग होता है V2, यानी कि वर्ब की सेकंड। अब देखिए हम पहचान देख रहे हैं प्रेजेंट के बाद पास्ट में, यहां फर्स्ट फॉर्म है, यहां सेकंड फॉर्म है। तो सेम आपको भी यही अप्लाई करना है कि इनकी आप सेकंड फॉर्म बना दीजिए, ऑटोमेटिकली पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हो जाएंगी। देखो यहां डू का सेकंड फॉर्म डिड, इज एम आर का सेकंड फॉर्म आपने चेंज किया वॉज वर, हैज हैव का सेकंड फॉर्म हो गया आपका हैड, और हैज बीन हैव बीन का सेकंड फॉर्म हैड बीन। तो स्टूडेंट्स केवल ये 4 हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट के चारों पार्ट की भी यदि आप ध्यान रख पाते हैं तो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब तो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती हैं। जो ही आप इनका सेकंड बनाओगे वो पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाएंगी। तो देखते ही देखते स्टूडेंट्स, माय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमने 8 टेंस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ बिल्कुल सीख चुके हैं, हमारे माइंड में सेट हो चुकी हैं। केवल ये 4 आप लर्न कर लीजिए, कैसे भी ये 4 ऑटोमेटिक कन्वर्ट होंगी। इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर की। तो देखिए फ्यूचर जो टेंस है बहुत ही गरीब और बेचारा टेंस है ना। इसके पास कुछ नहीं है। सपोज करते हैं कि ये तीनों शॉपकीपर हैं और सबसे गरीब दुकानदार हमारा फ्यूचर है, जिसकी शॉप में केवल 2 ही आइटम है जिनका नाम है विल और शैल। अब देखिए विल का यूज हम करते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ, एंड एज यू नो इंग्लिश लैंग्वेज में फर्स्ट पर्सन हमारे होते हैं आई, माई, मी, वी, अवर, अस। बट एज ए सब्जेक्ट हम या आई और वी का यूज करते हैं। सो हम कह सकते हैं कि आई और वी के साथ विल का यूज होता है। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन जो भी बच गए आई और वी के अलावा सभी के साथ फ्यूचर शो करने के लिए हम विल का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें आपको केवल विल और शैल ध्यान रखना है। इसके बाद जो ही कॉन्टिन्यूअस में बढ़ते हैं, कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं, तो इनके साथ आपको वर्ड केवल और केवल इस बी वर्ड का यूज कर देना है और आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है विल बी एंड शैल बी। अब जो ही परफेक्ट में जाते हो, है ना, तो परफेक्ट में आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट, यहां देखिए हैज और हैव, है ना। इन दोनों में से जो बड़े वाला पार्ट होता है यानी कि हैव, उसको यहां से आप उठाइए और इनके साथ ऐड कर दीजिए विल और शैल के साथ, और जो ही आप ऐड करोगे तो आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई फ्यूचर परफेक्ट की, यानी विल हैव एंड शैल हैव। सेम लाइक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी आप हैव बीन को यहां से उठा के यहां ऐड कर दीजिएगा, और आप देखिए विल और शैल के साथ यहां हमने ऐड किया हैव बीन, और विल हैव बीन, शैल हैव बीन आपकी हेल्पिंग वर्ब बन जाती है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। अब देखिए कोई भी सेंटेंस आपके सामने लिखा हो, है ना, देखते ही आप तुरंत पहचान जाओगे किस टेंस में लिखा है। जैसे मैंने यहां लिख दिया सी हैज टेकन टी, और आपसे पूछा स्टूडेंट्स बताइए कौन से टेंस में है, आपने देखा हैज का यूज किया। सर हैज तो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट होता है। अगर मैं यहां लिख देता हैड, तो आप हैड को यहां देखते और आप बोलते सर ये तो पास्ट परफेक्ट है। अगर मैंने लिख दिया होता विल हैव, है ना, तो स्टूडेंट्स विल हैव का यूज तो हमारा फ्यूचर परफेक्ट में होता है। सो हेल्पिंग वर्ब आइडेंटिफाई करता है किसी भी सेंटेंस को, एंड वी कैन इजीली आइडेंटिफाई एनी सेंटेंस दैट इन विच टेंस दैट सेंटेंस इज रिटन। गाइस आई थिंक कि हेल्पिंग वर्ब सभी का यहां तक क्लियर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं मेन वर्ब की। देखिए बहुत ही इजी है टेंसेस की मेन वर्ब कि किस टेंस में वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कॉन्टिन्यूअस टेंस से, एंड गाइस जो भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है पहचान आपके सामने क्लियर है। इफ यू फाइंड इज एम आर वॉज वर और विल बी शैल बी इन एनी सेंटेंस, है ना, आई मीन टू से कि किसी भी वाक्य में यदि आपको इज एम आर वॉज वर या विल बी शैल बी का यूज मिलता है, देन ऑलवेज यूज V1 plus ing in that sentence, because
V1 plus ing always indicates, always shows the continuity, है ना। इसका प्रयोग हमेशा कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है, चाहे वो सिंपल कॉन्टिन्यूअस है चाहे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। जो भी कॉन्टिन्यूअस आएगा जिसमें काम कंटिन्यू रहेगा वह हमेशा वर्ब के साथ, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। कंपलसरी, मैंडेटरी, माइंडेड। नेक्स्ट देखते हैं परफेक्ट टेंस की पहचान की। इसमें हम वर्ब कौन सी यूज करें, है ना। पहचान हेल्पिंग वर्ब से आपके सामने क्लियर है कि इन सेंटेंसेस में आपको हैज, हैव या हैड का यूज मिलता है। एंड इफ यू फाइंड हैज और हैड इन एनी सेंटेंस देन यूज V3 एज मेन वर्ब। तो उस वाक्य में आप हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। लास्ट और नेक्स्ट देख रहे हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पहचान आपके सामने है, देख रहे हो, बीन, बीन, बीन। फ्रेंड्स, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है कि इसमें आपको हैज, हैव या हैड के साथ बीन का यूज मिलता है। एंड इफ यू फाइंड हैज बीन, हैव बीन और हैड बीन इन एनी सेंटेंस देन ऑल्सो यूज V1 प्लस ing। स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें हम V1 के साथ ing का यूज करते हैं। तीनों कॉन्टिन्यूअस, तीनों ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बचता है हमारे पास इंडेफिनिट। अब देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, इन दोनों में V1 का यूज किया जाता है, जबकि एक अकेला, केवल और केवल अकेला एक टेंस ऐसा है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, और वो हमारा टेंस होता है सिंपल पास्ट टेंस, और यहां पर हम यूज करते हैं V2 का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां भी कंफ्यूज होते हैं कि सर आपने यहां कह दिया V1 का यूज किया जाता है, बट हम तो कई जगह देखते हैं कि V1 के साथ एस या ES लगा होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, हमने यहां लिख दिया ही प्लेज हॉकी, और आपने कहा कि सर यहां पर एस का यूज क्यों किया, V1 के साथ एस क्यों लगाया। मैं कहता हूं मोहन गोज फॉर ए वॉक डेली, तो वहां पूछोगे सर गो के साथ ES क्यों यूज किया आपने। तो ये एस या ES कब ऐड होता है, इसका थोड़ा सा समझिएगा। ये केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होता है। और कब यूज होता है, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है। जब भी हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन होता है then we add S or ES with V1 in only simple sentences। ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे एस ऐड नहीं होते हैं। केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में जब भी आपको सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए तो आप सब्जेक्ट को देखिएगा वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर है एस या एस ऐड करें, अगर वो आई या प्लूरल है तो केवल फर्स्ट फॉर्म रहेगी, एस या एस ऐड नहीं होगा। स्टूडेंट्स, आई को ध्यान रखना, आई के साथ एस या एस नहीं लगते हैं कभी भी। आई प्ले हॉकी इज करेक्ट। अगर आपने लिख दिया आई प्लेज हॉकी, दैट इज रॉन्ग। तो आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कभी भी एस या एस ऐड नहीं होते, और ये केवल सिंपल सेंटेंस में होते हैं। अब अदर क्वेश्चन, बहुत से स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं सर कब हम एस ऐड करें, तो कब हमें ES ऐड करना चाहिए, है ना। आपने प्ले के साथ सर एस यूज किया, बट गो के साथ तो ES यूज होता है। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, नाउन जो टॉपिक है हमारा, वहां पे रूल अप्लाई होता है कि जिस नाउन का लास्ट लेटर S हो, डबल S हो, SH, CH, X, O या Z। अब नाउन का रूल कहता है कि जिस नाउन का लास्ट लेटर इनमें से है उसके साथ आप ES ऐड कर दीजिए, उस नाउन का प्लूरल बन जाता है। यदि इनमें से नहीं है, केवल S ऐड कर दीजिए, आपका प्लूरल बन जाएगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम देखें, बात करें, तो देखिए यहां पर मैंने लिखा बॉय। अब इसका लास्ट लेटर Y है जो कि इनमें नहीं है, तो इसका जब भी प्लूरल बनाओगे आप केवल S ऐड कर दो। अब मैंने लिखा है बॉक्स।
अब आपने देखा लास्ट लेटर एक्स है, तो इसके साथ जो ही आप है ना इनमें से लास्ट लेटर पाओगे तो वहां पर आप ऐड करेंगे ES और आपका ये प्लूरल बनता है बॉक्सेस। ये तो रूल हुआ नाउन का। अब बात करते हैं वर्ब की, कि जिस वर्ब का लास्ट लेटर अगर आपको इनमें से मिले, लाइक S, डबल S, SH, CH, X, O and Z, if you find last letter of any verb out of these, then add ES with that verb। तो उस वर्ब के साथ आप ES ऐड करें, और यदि इनमें से नहीं है ना, तो उसके साथ आप केवल और केवल S ऐड करें। अब देखिए हमने प्ले लिखा, प्ले का लास्ट लेटर Y है जो कि इसमें नहीं है, तो इसके साथ केवल S। अब मैं यहां गो लिखता हूं वर्ब, गो का लास्ट लेटर O है जो कि यहां पे हमने लिखा है, तो इसके साथ हम ऐड करते हैं ES। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा कि किन वर्ब के साथ हम S ऐड करें, किन के साथ ES ऐड करें। एक बार फिर से रिपीट करता हूं मैं इसको, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में, केवल सिंपल में, यानी कि जब भी कभी आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब मिले, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, तो आप सब्जेक्ट को देखो सिंगुलर थर्ड पर्सन है, SES ऐड करें, आई प्लूरल है, ऐड नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक कि ये भी आपका क्लियर है। अब बहुत से स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन होता है सर इंग्लिश में तो हमने देख लिया, बट यदि हिंदी में कोई ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य लिखा गया, सपोज करो मैंने कह दिया कि मोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस है और कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए हिंदी में भी मैं इनका थोड़ा पहचान आपको बता दे रहा हूं अभी, और हिंदी में जो पहचान होता है वो देखते हैं। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हिंदी की पहचान होती है, जैसा आपने पढ़ा भी होगा अपनी बुक्स में, ग्रामर में टीचर से, कि जिस वाक्य के अंत में ता, ते, ती आदि आते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बट यहाँ पे आपको एक ध्यान रखना है कि जो हमारी एक्शन वर्ब होती है उस वर्ब के साथ ता, ते, ती होना चाहिए। भाई मैं कहता हूं कि मोहन फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ खेलना हमारी क्रिया है, इस क्रिया के साथ ता, ते, ती होना चाहिए, खेलना नहीं खेलता, है ना। सीता गाना गाती है, यहाँ गाना हमारी वर्ब है तो उसके साथ ता, ते, ती का यूज हुआ। ठीक, तो ये यहाँ पे पहचान हमारी हो गई ता, ते, ती, है ना, विद वर्ब, वर्ब के साथ होना चाहिए। दूसरा, किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आपको है मिलता है, हैं, हूं, ये वर्ड हमेशा प्रेजेंट को शो करते हैं। अब हमने बोला मोहन फुटबॉल खेल रहा है लास्ट में आते ही समझ जाइए कि वो प्रेजेंट टेंस है। इंडेफिनिट की बात करें तो वर्ब के साथ ता, ते, ती मिलता है आपको। जब कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस का मीनिंग देखो बेटा, कॉन्टिन्यूअस मीन्स होता है जारी रहना। तो देखिए रहना शब्द यहां हमने लिखा, इसमें भी लिखा, इसमें भी लिखा और इसमें भी लिखा। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा हमने ये कंटिन्यूअस का मीनिंग लिखा हमने रहना, बट इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके हमने इसको लिखा रहा, इसको भी बनाया रहा, इसको भी लिख दिया रहा। अब प्रेजेंट का मीनिंग आपको देखा है जिसके भी अंत में आया। पास्ट की पहचान होती है, लास्ट में होते हैं था, थे, थी। सपोज करो यहां हमने लिख दिया था, और फ्यूचर को शो करते हैं हिंदी के वर्ड गा, गे, गी, और यहां पर हमने रहा के साथ लिख दिया होगा। केवल वर्ड का मीनिंग देखो, कंटिन्यूअस मीन्स रहा, ये याद कर लीजिए। अगर है ऐड कर दिया तो प्रेजेंट बन गया, था ऐड कर दिया पास्ट बन गया, गा, गे, गी आ गए तो फ्यूचर बन गया। ऐसे ही परफेक्ट मीन्स पूर्ण, कोई भी कार्य पूर्ण हो चुका है ना। अब चुका वर्ड यहां से परफेक्ट का मीनिंग निकाला हमने, तीनों में लिख दिया गया। अब सेम प्रोसेस प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था, फ्यूचर के लिए गा, गे, गी। सेम लाइक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की जब बात करते हैं तो इसमें टाइम गिवन होता है, समय दिया होता है, क्योंकि कुछ कार्य हो चुका होता है और कुछ कंटिन्यू चल रहा होता है।
तो यहाँ टाइम गिवन होता है और टाइम के लिए वर्ड यूज करते हैं हम से। बाकी सेम कॉन्टिन्यूअस की पहचान लिख दीजिएगा, रहा, इसमें भी टाइम के लिए शो करेगा से, और यहाँ पर रहा टाइम प्लस रहा। अब सेम प्रोसेस प्रेजेंट के लिए है, पास्ट के लिए था, फ्यूचर के लिए गागेगी। बच गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट था, थे, थी, या फिर लास्ट में आते हैं या, ये, ई, आ, ए, ई, है ना। इनको भी जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं, बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो इनका भी लास्ट साउंड यही निकलता है, था। देखो लास्ट साउंड है आ, है ना। स्कूल, सीता स्कूल गई, ई, है ना, आए ई, आए ई, मैंने मैच देखा, है ना, आ। तो ये साउंड प्रोनाउंसिएट होती है लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट में। अब बात करते हैं फ्यूचर की। इधर गागेगी पहचान होता है, जैसे सीता गाना गाएगी, है ना, मोहन बाजार जाएगा। अब देखिए इनको इंग्लिश ट्रांसलेट करना बहुत ही इजी होता है। अब आपके सामने मैं कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख रहा हूं और आप देखेंगे कि हम इन टेंस की हेल्प से किस तरह इजीली हम उन्हें ट्रांसलेट कर लेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने लिखा मोहन खाना खा रहा है। अब सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश जब ट्रांसलेट करते हैं तो यहां पर आप देखिए पहचान रहा है माइंड में आते ही प्रेजेंट में पहुंच जाओ। अब ये प्रेजेंट है और रहा पहचान होती है कंटिन्यूअस की, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना ट्रांसलेट करने का, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ये सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए हमने सब्जेक्ट लिखा यहाँ पे मोहन। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है इसलिए इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, मोहन सिंगुलर है इसलिए इज। अब खाना की अंग्रेजी ईट होती है, हमने यहाँ ईट लिखा, और कॉन्टिन्यूअस कहता है इस V1 के साथ ING लगा दो आप, और हमने लिख दिया ईटिंग। अब क्या खा रहा है, भोजन, खाना, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो द फूड, और आपका हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट हो गया। तो स्टूडेंट्स सभी आज ट्राई करेंगे, स्टडी करेंगे ध्यान से, फिर ट्राई करेंगे हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करने की। एंड देन ऑल्सो इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, है ना, वी शैल क्लियर योर प्रॉब्लम्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो विद एग्जाम्पल्स। यस स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ 5 सेंटेंस एग्जाम्पल के रूप में लिखे हैं आपके सामने। नाउ यू विल ट्राई टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ ईच सेंटेंस, है ना। सभी अपना इसमें टेंस को पहचानने की कोशिश करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर मुझे देंगे। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट्स हैं, है ना, कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेरी हो, तो कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, ठीक है। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स एंड क्वेरीज। ओके गाइस, थैंक्स।